मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। दुर्ग से सटे राजनांदगांव जिले के ग्राम कोपेडी में कल्याणी स्टील फैक्ट्री के विस्तारीकरण को लेकर जन सुनवाई आयोजित हुई। अंजोरा, रसमड़ा सहित आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और परियोजना के समर्थन में अपनी राय दी। ग्रामीणों ने प्रदूषण रोकने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग, स्थानीय युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने की मांग रखी। जन सुनवाई में युवाओं में रोजगार को लेकर खासा उत्साह दिखा। जिला प्रशासन व कंपनी प्रबंधन ने ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया। मैं बोलना चाहूँगा, साइंस जो है एक वरदान भी है, श्राप भी है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है। मैं नहीं बोलता पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन होगा, बट रोज़गार भी मिलेगा। हमारे आस-पास में बहुत सारी फैक्ट्री है, नहीं है वाली बात नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, है ना? उनको रोज़गार मिले, अच्छा रोज़गार मिले। अगर कंपनी एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, तो उनको ईएसआई मिलेगा, ईपीएफ मिलेगा। ईएसआई से ये फ़ायदा होता है, अगर उसके परिवार का कोई बीमार होता है या वो खुद होते हैं, तो उनका इलाज फ्री में होता है, तो ये एक फ़ायदा होगा। आपको पता होगा कि हमारे पूरे इंडिया में मेडिकल सिस्टम बहुत ही खर्चीला है। अगर किसी परिवार को एक गंभीर बीमारी हो गई, तो उसका परिवार पूरा अपना ज़मीन बेचना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। अगर रोज़गार मिलेगा और कंपनी बेस में रखा जाएगा, एम्प्लॉयी में रखा जाएगा, कंपनी एम्प्लॉय में, तो उनका उद्धार होगा। मेरा हेमंत कुमार देशमुख, ग्राम कोपेड निवासी। अनंत कुमार साहू है। हेमंत जी, हाँ। जन सुनवाई है, फैक्ट्री लग रही है, हुँ। किस दृष्टि से आप देखते हैं? मैं सर वही देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जैसे बेरोज़गार बहुत घूमते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ सर कि अपने जो बेरोज़गार हैं, उनको पूरा उन लोग को बेरोज़गार जैसे काम मिलना चाहिए। क्या सब पढ़े लिखे रहते हैं, जैसे बाहर से लाते हैं बिहारी वगैरह, वो सबको ना छोड़ के अपने अंजोरा और कोपेडी इन लोग को वहाँ काम पे रखे और भाई-बहन जैसे बहन लोग रहते हैं, उन लोग भी इधर-उधर कपड़े दुकान वगैरह में, तो वहाँ कंपनी में यही माँग करता हूँ कि वहाँ काम पे रखें उन लोग को और मस्त बढ़िया से बढ़िया काम दे। मैं समर्थ हूँ कल्याणी इस्पात के लिए। धन्यवाद। मेरा कहना ये है सर कि कंपनी खुल रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे जो अंजोरा में रहते हैं भाई लोग, जो बेरोज़गार हैं, उनको ना रोज़गार मिलना चाहिए। मैं समर्थक हूँ। का वो भी रहना चाहिए सर कि ना क्या है, स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे भी हॉस्पिटल वगैरह, वो भी कम से कम बनाने का वो करें। मेरा कहना यही है। नहीं, फ़ायदा होगा, लेकिन साथ-साथ हमें प्रदूषण और जो बाहर से आएँगे, वो पर्यावरण और एक सामाजिक दृष्टि से, है ना? जैसे अभी हम कोपेडी के वासी हैं यहाँ पे। अगर फैक्ट्री आ जाएगा तो बाहर से भी और लोग आएँगे, तो उसका आना-जाना हमारे गाँव में बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें कोई सामाजिक है ना? अब सामाजिक बुराई है ना? जो होते हैं तो ऐसे लोग भी आते हैं, तो इसमें हमारे गाँव का और आस-पास के एरिया का माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को है ना, सटाई छटाई हो नहीं, ऐसे लोग हमारे गाँव में आके उतरंग मत मचाएँ। आपराधिक गतिविधियों पे लगाम लगाई गई है। हाँ, जी, जी। आपको कैसे लगा ये? जी, चुनेश्वर साहू ग्राम पंचायत कोपेडी का निवासी। कि स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के बेरोजगार लोगों को और 100% रोजगार दिया जाए। लगभग 85% जो स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और 15% जो टेक्नीशियन है उसको बाहर से लाते हैं, तो उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन जब उद्योग खुलते हैं तो यहाँ पे यूपी, बिहार और दूसरे राज्य के लोग आके यहाँ पे हमारे रोजगार में अतिक्रमण करते हैं, जिसका हम सारे लोग विरोध करते हैं। और साथ ही पर्यावरण को देखते हुए, क्योंकि इस्पात चारण जैसे फैक्ट्री एक प्रदूषित फैक्ट्री है और उसकी प्रदूषण को आसपास के गांव, नज़दीक गांव अंजोरा और कोपेडी है, उस गांव में बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलने की संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए आजकल आधुनिक मशीनीकरण का युग आ चुका है। उस पर्यावरण कुछ धुआं और डस्ट को रोकने के लिए आधुनिक यंत्र लगाए जाए, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण न हो, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और गांव भी खुशहाल हो। एवं गांव की मूलभूत जो सुविधा है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी, ऐसे जो मूलभूत सुविधा है उसको उद्योग के द्वारा उस गांव को गोद में लेकर उस गांव को विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दुर्ग जिले के नंदनी थाना पुलिस ने भुइयां सॉफ्टवेयर हैक कर जाली दस्तावेज के जरिए बैंक से लोन निकालने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ग्राम मुरमुंदा की जमीन का खसरा बटांकर कर जाली दस्तावेज तैयार किया और बैंक से 36 लाख रुपए का लोन प्राप्त किया।
इसमें से करीब 20 लाख रुपए भिलाई निवासी नंद कुमार साहू के खाते में ट्रांसफर किए गए। मुख्य आरोपी रायपुर सिलतरा निवासी दीनूराम यादव है, जिसने एस राम बंजारे के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने दोनों पर आईटी एक्ट व बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। थाना नंदिनी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि छत्तीसगढ़ शासन के भुइयां ऐप को हैक करके जो ग्राम मुरमुंदा के पटवारी हल्का के जो खसरा नंबर की जमीन है उसके कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिसके आधार पर बैंक से लोन प्राप्त किया गया था और अज्ञात आरोपियों के द्वारा उसे हैक कर लिया गया था। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि बैंक में दीनूराम यादव इसके द्वारा बैंक से लोन प्राप्त किया गया था और इसे विभिन्न अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया था। इसी अनुक्रम में नंद किशोर साहू के अकाउंट में उक्त रकम का ट्रांसफ़र होना पाए जाने से और जो नंद किशोर साहू के द्वारा है उसे अपने बिजनेस में उस रकम को यूज़ किए जाने पर आरोप सिद्ध पाया गया और प्रकरण में आरोपी नंद किशोर साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिस तरह से भुइयां ऐप को हैक किया गया, इसे लेकर हमारी साइबर टीम क्या प्रयास करती है? उसमें संपूर्ण तरीके से जांच की जा रही है और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने हैक किया था और किस प्रकार से उसमें क्या सिक्योरिटी लैप्स हुआ था जिसके कारण हैक हुआ, उस सब संबंधों में जांच की जा रही है। दुर्ग में गौ तस्करी में संलिप्त कुख्यात आरोपी संगीत मधुकर उर्फ टेटे को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। भिलाई 3 निवासी आरोपी पिछले 10 वर्षों से गौ तस्करी में सक्रिय रहा है और उसके खिलाफ 18 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। जुलाई 2025 में पुलिस अधीक्षक द्वारा एनएसए की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने धारा 3(2) के तहत 3 माह के निवारक निरोध का आदेश पारित किया। आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के बाद जेल दाखिल कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक आरोपी मधुकर उर्फ टेटे निवासी ग्राम पथर्रा को वर्तमान में भिलाई 3 जो वर्तमान में निवास कर रहा है, उसे गौ तस्करी के मामले में उसके ऊपर पूर्व से 18 प्रकरण दर्ज थे और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत उसे 3 माह के लिए निवारक जो निरोध आदेश पारित किया गया है और उसी अनुक्रम में उसे जेल दाखिल किया गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन कोचिंग डिपो में 23 अगस्त को काम के दौरान ओएचई तार की चपेट में आए ठेका कर्मी प्रताप बर्मन की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन और भीम आर्मी 2 दिन से डीआरएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए मुआवजा, मृतक की पत्नी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की मांग कर रहे हैं। रेलवे प्रबंधन ने 21 लाख रुपए संविदा नौकरी और शिक्षा खर्च देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सहमति नहीं बनी। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मृतक प्रताप बर्मन के परिवारजनों को मुआवजा राशि देनी होगी। अरे हाई कोर्ट तो गुमराह हाई कोर्ट को गुमराह करना बंद करो। हाई कोर्ट को गुमराह करना बंद करो। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद। कुछ मांग को लेकर आप प्रदर्शन किया? ये 23 अगस्त को भाई प्रताप बर्मन की ठेकेदार के लापरवाही की वजह से मृत्यु हो गई। घटना घटी थी 23 अगस्त को। इलाज में इतनी लापरवाही हुई कि उनको अपोलो प्रबंधन को ठेकेदार के द्वारा जो इलाज के लिए राशि देना था वो उपलब्ध नहीं हो पाया। हाई सेंटर में उनको भेजा जाता, शायद उनकी जान बच जाती। कल उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हमारी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए और जिस लापरवाह ठेकेदार की वजह से उसकी मृत्यु हुई है उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है। आज कब से कर रहे प्रदर्शन? हम लोग कल प्रदर्शन तो विगत 4-5 दिन से कर रहे हैं, जब से घटना घटी है तब से। आज हम लोग लगभग 8-9 घंटे से लगातार बैठे हुए हैं। रेलवे अधिकारी से बात हुई? रेलवे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का गेंद ठेकेदार के ऊपर डालता है और ठेकेदार रेलवे प्रशासन के ऊपर डालता है। दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए अब तक कोई ठोस निर्णय तक यह मामला नहीं पहुंचा है। शव बरामद नहीं हो पाया परिजनों को। ये बहुत ही दुखद है कि कोई भी व्यक्ति को भारत का संविधान आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है और यह अधिकार उसके सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार तक माना जाता है। लेकिन यह दुखद है कि प्रताप बर्मन को इस दुनिया से जाने के बाद भी अभी तक उसको अंतिम संस्कार ये सरकार नहीं करने दे रही है
अभी उनके परिजन गए हुए हैं, उनको उनके पार्थिव शरीर को उनको नहीं दे रही है, परिवार वाले परेशान हैं। और मांग को अगर सरकार मान लेती तो ससम्मान उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम अब तक संपन्न हो चुका होता। यहाँ पे बर्तन भी रखा है, क्या है बर्तन? यहाँ पे बर्तन का यहाँ पर जितने भी आंदोलन को सहयोग करने वाले समाज के लोग आए हुए हैं, वो यहीं रात्रि विश्राम करते हैं, इसी सड़क के किनारे सोते हैं और यहीं पर भोजन बना करके भोजन करते हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ रणनीति? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे जितने भी अधिकार हैं, कानून के दायरे में रहकर हम आंदोलन के चरम सीमा तक आंदोलन करेंगे। अभी कोई आया था कि नहीं? हाँ, रेलवे वाले अधिकारी कुछ आए हैं? रेलवे के अधिकारी अब तक हमसे कोई संपर्क नहीं किए हैं, वो हमसे बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी रेलवे प्रशासन संवेदनहीन है और अमानवीय व्यवहार हमारे संग हो रहा है। क्या ठेकेदार के साथ ही रेलवे प्रबंधन की भी लापरवाही मानते हैं? जी, ठेकेदार से कहीं अधिक ज्यादा जिम्मेदार रेलवे प्रशासन है। ठेकेदार कौन होता है? रेलवे प्रशासन ने उसको ठेका दिया कोई काम करने के लिए, इसलिए वो ठेकेदारी कर रहा है। संपत्ति तो रेलवे का है, काम तो रेलवे का है, वो ठेकेदार रेलवे का मालिक नहीं है। रेलवे के अंतर्गत ठेकेदारी में काम कर रहा है। उस ठेकेदार को यह जानकारी होना चाहिए कि उस मजदूर का इंश्योरेंस कराए, श्रम विभाग में उसका पंजीयन कराए, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसके परिवार को संरक्षण मिल सके। लेकिन ठेकेदार ने अपनी लापरवाही में ना तो मजदूर का पंजीयन कराया है, ना उसका इंश्योरेंस कराया है और ना ही उनको किसी प्रकार का सेफ्टी किट दिया था जिससे उसकी जान पर खतरा न बन सके। और इन सारे मापदंडों को अगर ठेकेदार पूरा नहीं किया है तो रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि इन तमाम जिम्मेदारियों को ठेकेदार के ऊपर वो सुनिश्चित करता। लेकिन यहाँ पर रेलवे प्रशासन भी आंख मूंद करके अपना काम ठेकेदारी से करवा रहा था, इसलिए इसकी गंभीर जवाबदारी रेलवे प्रशासन की है। क्या प्रताप को मरने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा? अब तक मैंने जैसे भी कहा कि अब तक उसको न्याय नहीं मिला है और अभी तक हम न्याय के इंतजार में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि यह सरकार प्रताप बर्मन के साथ न्याय करेगी। शव का अंतिम संस्कार कब? जी, अंतिम संस्कार हम करना चाहते हैं, जितना जल्दी हमारी मांग पूरी हो जाए तुरंत ही हम अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। जब तक मांग पूरी होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा प्रताप का? जी बिल्कुल, इसके पूर्व भी कई आंदोलन हमने किया हुआ है। जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मानेगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। जितेंद्र बंजारा। मस्तूरी थाना क्षेत्र के टिकारी निवासी 1.5 वर्षीय हिमांशु यादव का शव शुक्रवार सुबह नहर से बरामद हुआ। बुधवार दोपहर घर से लापता हुए मासूम की तलाश पुलिस, परिजन और एसडीआरएफ टीम द्वारा लगातार की जा रही थी। नहर किनारे उसका ब्रश मिलने से डूबने की आशंका जताई गई। गुरुवार को सघन खोजबीन के बावजूद बच्चा नहीं मिला। शुक्रवार को पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम केवतरा में नहर की झाड़ियों में शव मिला। 15 किलोमीटर दूर शव मिलने की खबर से परिजन बदहवास हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। बिलासपुर सिविल लाइन थाना पुलिस ने देर रात बजरंग चौक के पास जुआ खेलते 11 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि तालापारा क्षेत्र में खुलेआम कटपत्ती जुआ खेला जा रहा है। दबिश में आरोपियों से 52,000 रुपए नगद, 4 बाइक, 9 मोबाइल और ताश की गड्डी जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 18 से 36 वर्ष के बीच है। उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 998/2025 धारा 3(2) जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर पुलिस की सख्त निगरानी जारी रहेगी। जी हाँ, तालापारा बजरंग चौक के पास में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसमें जुआ रेड कार्रवाई की गई, जिसमें नकदी 52,000 रुपये, 4 बाइक एवं 9 मोबाइल फ़ोन जब्त कर जुए के तहत कार्रवाई की गई है। कितने जुआड़ी? कुल 11 जुआड़ी पकड़े गए हैं। जगदलपुर में स्वच्छता दीदियों ने नगर निगम आयुक्त पर कचरा प्रबंधन यार्ड का कबाड़ी को बेचने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महासंघ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष पवन नायक के नेतृत्व में दीदियों ने निविदा प्रक्रिया निरस्त करने और कबाड़ बिक्री का अधिकार देने की मांग की। विरोध की सूचना मिलते ही निगम आयुक्त प्रवीण शर्मा ने स्वच्छता दीदियों से मुलाकात कर स्पष्ट किया कि कबाड़ बिक्री का पूरा अधिकार उन्हीं का है और मुनाफा उनके खाते में जमा होकर समान रूप से वितरित होगा। आश्वासन से दीदियां संतुष्ट दिखी। सबसे पहले तो कबाड़ी का ही हम लोग आवेदन देने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, क्योंकि कमिश्नर साहब वहाँ पे नहीं थे, तो आवक जावक में छोड़ के आए। क्योंकि हमारे दीदी लोग इतने गंदगी जगह में काम करते हैं, वो कबाड़ का पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं आता है वो तो जानकारी बिल्कुल नहीं था। पहली बार ऐसा कमिश्नर साहब हमारे बीच में आए और ये जानकारी दिए कि कबाड़ सिर्फ दीदी लोग का है, स्वच्छता दीदी का है, क्योंकि हमारे स्वच्छता दीदी के अंदर में कहीं पे ठेका नहीं है। पहली बार उनसे जानकारी मिला कि तुम स्वयं सक्षम हो, किसी को भी बेच सकते हो,
कोई भी लेन देन किसी साथ भी कर सकते हो, लेकिन हिसाब बराबर रखना बोल के ये भी जानकारी दिए। और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि निगम में खाता है बोल के पहली बार हमको खुलासा कमिश्नर साहब के जरिए से ही मिला है हम लोग को। इसके वजह से हम लोग बहुत खुश हैं कि अब कबाड़ी का पूरा हकदार हमारे दीदी लोग है। उससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मतलब कहना ये चाहते हो कि भाई अब कबाड़ का जो भी पैसा आएगा वो आप स्वच्छता दीदियों का स्वयं का हक है। जी, ये पूरा स्वच्छता दीदी का ही रहेगा, उससे निगम से कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेन देन सिर्फ दीदी लोग का रहेगा। और सबसे बड़ी आपका मीडिया को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये बात बाहर तक गया है, ताकि हमको जो जानकारी नहीं मिला है वो आपके मीडिया के जानकारी से हमको मिल पाया है। धन्यवाद। सर, ये जो स्वच्छता दीदियों ने जो आरोप लगाया आपके ऊपर, तो इस विषय पे विस्तार पूर्वक बताइए। जो आरोप है ये गलत है या सही है, क्या एक्चुअल में मामला? एक्चुअली उन्हें गलतफहमी हुई थी कि किसी प्रकार से निविदा किया गया है। किसी प्रकार से निविदा नहीं हुआ है। जो जिले स्तर पर जिला पंचायत और जिला प्रशासन के द्वारा एग्रीमेंट जिस सेंटर के साथ में हुआ है, उसी के साथ ही वो पिछले 3 सालों से उस सामान को विक्रय कर रही है और वहीं पर ही लगातार उनके द्वारा विक्रय किया जा रहा है। और वहाँ से जो राशि आती है निगम को आती है, और निगम में राशि आने के बाद में सभी समस्त दीदियाँ जितनी भी हैं सेंटर के हिसाब से उन्हें बराबर रूप से उन्हें वितरण कर दिया जाता है। अभी भी वही किया जा रहा था। उनका कहना था कि खाते में हमारे सीधे पैसे आना चाहिए और हमें अधिकार होना चाहिए कि हम जिस भी कबाड़ी में बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं बोल करके। उस निविदा में और जो एग्रीमेंट था उसमें कहीं पर बाध्यता नहीं है किसी भी सेंटर को कि उनको उस SLRM सेंटर को कि MRF में ही बेचना है। वो स्वतंत्र पहले भी थी, पहले भी अवगत करा दिया गया था, परंतु उनके द्वारा खुद ही नहीं लिया गया था कि हमें क्या करना है। इस संबंध में सभी को अवगत भी करा दिया गया है। पूर्व में भी अवगत करा दिया गया है कि आपको जहाँ पर अधिक रेट मिलता है, चूँकि स्वयं ही वो कचरा छांटती है और उन्हें पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो जहाँ बेचना चाहती हैं उसके लिए स्वतंत्र है। हमारे जो समझौता में केवल एग्रीमेंट में यही था कि यदि MRF सेंटर लेता है तो उसे लाने ले जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। जो भी वो परचेस करते हैं उसे 10% मार्केट रेट पे उससे अधिक में उनको परचेस करना था, वो समझौता था ताकि उन्हें सही दर पे मिल सके। साथ ही अगर वो भुगतान, इनकी शिकायतें भी थी कि बहुत देर से भुगतान होता था, हमने उस क्लॉज में ये भी डाला था कि अगर ये एक समय सीमा के बाद में भुगतान करते हैं तो उसका फाइन भी उनके ऊपर में लगाया जाएगा। यही चीज़ें थी, पर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि हमें बाध्यता है उस चीज़ को बेचने के लिए, उसे स्पष्ट कर दिया गया है। और अभी भी जो उसमें से मैक्सिमम सेंटर से जानकारी लेने पर आई कि अभी भी वो जो है MRF में ही बेचना चाहती हैं। 1-2 को ही बस प्रॉब्लम है कि नहीं हम वहाँ नहीं बेचेंगे, परंतु उन्होंने भी लिख करके नहीं दिया कि हम नहीं बेचना चाहते हैं और उन्हें सुबह जो है सभी रूप से स्पष्ट कर दिया गया। सर, उनका कहना ये था कि जो ये उनका अभी तक किसी भी लोगों ने जो है अकाउंट खुला नहीं था, और ये जिस दिन से पिछले विगत 4-5 वर्षों से जब से बेचनी है तो निगम का ये एक अकाउंट है जिसमें विशेष रूप से जो सामान खरीदते हैं कबाड़ी को, उसके बाद में पैसा उनके द्वारा ही हमारे अकाउंट में आता है, निगम के अकाउंट में। और चूंकि हम जब हर महीने का सैलरी पेमेंट करते हैं स्वच्छता दीदियों का, तो हमारे पास में उनका अकाउंट डिटेल्स है। जैसे ही हमारे पास में 1 लाख रुपये आता है कबाड़ी बेचने के बाद में, तो उस सेंटर के हिसाब से सभी लोग बराबर रूप से उसको बांट दिया जाता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।